अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम लोग गांव में रहते थे। 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। मेरी वालिदा हयात नहीं थी। घर में भाभीयों का राज था, लेकिन मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। सबका ख्याल करते थे, सबसे महीने के पैसे भी लेते थे और ऐसा लगता था कि घर में उन्हीं का राज है। लेकिन मेरी भाभीयों के हवाले घर का खाना पीना और आना जाना था, इसीलिए ऐसा लगता था कि बस उन्हीं का राज चलता है। मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन मैं शुरू से ही बड़ा बदनसीब रहा था। छोटा सा था तो मेरे साथ न जाने कितने हादसे हुए। बहुत छोटा था तो पानी की बाल्टी में गिरकर डूबने लगा था। मेरे बड़े भाई ने मुझे बचा लिया। मेरी माँ को लगा कि मैं उसी दिन मर जाऊंगा, पर मेरी जिंदगी लिखी थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन सड़क पर साइकिल चलाता जा रहा था कि गाड़ी ने मुझे धक्का दिया और मैं 15 कदम उड़ के गिरा, लेकिन उसके बाद भी बच गया। कभी नाली में गिर जाता, कभी मेरा सर किसी पाइप में फंस जाता। एक दिन तो मेरे भाई ने ही मुझे साइकिल से टक्कर लगा दी और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी माँ कहती थी बड़ा बदकिस्मत है बेचारा, पता नहीं इसका क्या बनेगा। मुझे मोटरसाइकिल भी चलाने न देते थे कि इससे भी मैं कई बार गिर चुका था। घर में कोई काम होता तो वो भी मुझसे ना करवाते। एक दिन तो पंखा लगाते हुए पंखा मेरे ऊपर ही गिर गया था। मेरे जिस्म पर न जाने कितने जख्मों के निशान थे। एक भरता था तो दूसरा उभर आता था। शादी के मामले में भी अब कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। सब कह रहे थे कि जिससे इसकी शादी करवाएंगे ये उसके लिए भी मसले मसाइल बनाएगा। मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी था। अम्मी कहती थी मुझे नज़र लग गई है। मेरी माँ भी इस दुनिया से मेरी ही वजह से गई थी। दरअसल वो चारपाई पे लेटी हुई थी और मैं चारपाई के ऊपर बैठकर अपने पाँव हवा में ऊपर नीचे हिला रहा था और वो उतरने लगी तो उनका पाँव मेरे पाँव में अटक गया और वो ज़मीन पे गिर गई। उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। सब हैरान थे कि चारपाई से गिरने से हड्डी कैसे टूट गई, पर डॉक्टर ने कहा कि इनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर थीं। बच्चे पैदा कर कर के ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 15 दिन तक वो चारपाई पे पड़ी रही। हमने उनका ऑपरेशन भी करवाया, पर वो कामयाब ना हुआ और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पूछने वालों को यही बताया कि गिर गई थी तो हड्डी टूट गई, लेकिन गिरी तो मेरी वजह से ही थी। यह सदमा भी मेरे दिमाग में फंसा हुआ था। आज मेरे बड़े भाई की शादी की सालगिरह थी। घर में खाना वगैरह बन रहा था। हम गांव के लोग थे कि केक का कोई रिवाज नहीं था। यहाँ से जो केक मिलता था वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं होता था। बस खाना वगैरह बन रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी। बाबा अभी तक नहीं आए थे। सबने मिल बैठ के खाना खाना था। बाबा थोड़ा लेट आए। उनसे पूछा कि कहाँ रह गए थे, तो कहने लगे कि करीम के लिए लड़की पसंद करने गया था। पसंद आ गई है मुझे, उसकी शादी करवा देंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो खाना खाते खाते ही मेरे गले में कोई फांस अटक गई और मैंने बुरी तरह से खांसना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने कहा कि पागल क्यों हुआ जा रहा है, तेरी शादी की बात पक्की करके आया हूँ, अब तो तू खुश हो जा। मैं वहाँ से उठकर चला गया तो सबने कहा कि ये तो बेटियों जैसा बेटा है। शर्मा कर चला गया। मैं अगर वहाँ से उठकर नहीं जाता तो मेरी शक्ल से ये नज़र आ जाता कि मैं शादी की बात से कितना खुश हूँ। बिलाखिर मेरे बाबा को मेरा ख्याल आ ही गया। वो बाकी सारे भाइयों की शादी भी इसी तरह करवा चुके थे, अपने दोस्तों की बेटियों के साथ, और 2 तो उनके रिश्तेदारों की बेटियां भी थीं। बस वो जाते थे, लड़की पसंद कर आते थे और उसके बाद बारात ले जाते थे। लड़का लड़की एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखते थे, या कभी भूल चूक से कोई मुलाकात हो जाए तो वो अलग बात है। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, पर मेरे बाबा ने 4 भाइयां बड़ी प्यारी तलाश की थी। बहुत ही खूबसूरत थी, एक से बढ़कर एक थी। उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। इसका मतलब कि मेरी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली थी। जब मुझसे पूछा गया कि लड़की देखनी है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं। जब बाकी भाइयों ने नहीं देखी तो मैं भी नहीं देखूंगा। मेरे बाबा ने कहा कि तेरे से तो इसलिए पूछ रहे हैं कि बाकी भाइयों की शादी में और तेरी शादी में पूरे 15 साल का फ़र्क है, और 15 साल में तो बड़ा कुछ बदल जाता है। आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं बाबा, जैसा आपने सबके साथ रवैया रखा मेरे साथ भी वैसा ही रखें। मेरे बाबा को मेरी ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद ही निकाह है। दरअसल लड़की वाले बहुत गरीब से हैं।
ज़्यादा धूमधाम नहीं कर सकते, इसीलिए बस निकाह रस्म हो जाएगी। मुझे धूमधाम से कोई मसला भी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। हाँ, मेरे दिल में थोड़े बहुत अरमान तो थे कि मुझे लगा था कि बाबा पूरे ज़रूर करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि इस दफ़ा हाथ तंग है, फसल अच्छी नहीं हुई, बेमौसमों की बारिशें हुई हैं, बस तू मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश कर। मैंने कहा कि कहीं मेरी कोई बात बाबा को बुरी ना लग जाए और वो कहें कि इसकी शादी ही नहीं करवाते, इसीलिए मैं खामोश हो गया। लड़की का नाम सबा था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मेरी भाभी ने पूछा कि देखने में कैसी है, तो बाबा ने कहा कि मुनासिब शक्ल सूरत की है। मैं फिर भी इन सारी बातों पर समझौता करने को तैयार था। मेरी शादी हो गई, यानी कि निकाह हो गया था और अब हमने रुखसती लेनी थी। मेरी बीवी भी घूंघट में ही थी। घूंघट आधा ही था, लेकिन था तो सही। उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखने में वो दुबली पतली खूबसूरत लग रही थी। उसका कद भी लंबा था। मैं भी बड़ा खुश हो गया। हमारे यहाँ रस्म होती थी कि जब दुल्हन घर पे आ जाती थी तो फिर दुल्हा दुल्हन को एक साथ बैठा के दस्तूर किए जाते थे, यानी कि छोटी मोटी रस्में की जाती थीं और दुल्हा दुल्हन को अपने हाथ से कोई मीठी चीज़ भी खिलाता था। अब जाहिर है इसको अगर कुछ खिलाना था तो चेहरे से घूंघट तो उठना ही था। जैसे ही चेहरे से घूंघट उठा, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ लड्डू ज़मीन पे गिर गया और बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। मेरे भाभीयों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि मेरी बीवी तो काली थी, इतनी काली कि अगर अंधेरे में खड़ी हो जाए तो जब तक मुस्कुराती ना, ठीक से दिखाई ना देती। मेरे दिल में न जाने कितने अरमान थे। मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। सब लोग हैरान हो गए कि दूल्हे को क्या हो गया। मेरे भाई मुझे वहां से ले गए और मुझे तसल्ली देने लगे। मेरी भाभीयों ने घूंघट फिर से नीचे कर दिया, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। रिश्तेदारों ने बातें बनाना शुरू कर दी और सारी शादी में ही बात फैल गई कि करीम की बीवी तो ऐसी काली है जैसे उल्टा तवा होता है। दुल्हन को उसके कमरे में बिठा दिया गया और मैं जाकर छत पर बैठ गया। एक तो घर का छोटा था, ऊपर से सारी जिंदगी ऐसी गुजरी थी कि अभी मर जाऊंगा, फिर बच जाता। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे भाई मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और सीधा अब्बा जी के पास चले गए। मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई और उनकी बीवियां सब अब्बा जी के पास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया? करीम ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया? आपको अच्छी तरह पता था कि इसको शादी का शौक है, वो बात नहीं करता था। और फिर क्यों ना हो, शादी का शौक मर्द को तो बनाया ही इसीलिए गया है। इसमें इसका क्या कसूर था जो आपने इससे बदला ले लिया? लेकिन मेरे बाप ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसने कहा कि जो फैसला मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम लोग इन दोनों को इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दो और मामलात ख़राब नहीं करो। अपनी अपनी बीवियां लेकर एक तरफ बैठ जाओ, वो दोनों आपस में ठीक हो जाएंगे। अगर तुम लोग बार बार ये जताते रहोगे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो इनकी ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं होगी। मेरी भाभी ने कहा कि अब्बा जी, आपको ये काली कलोटी कहाँ से मिल गई? इससे तो अच्छा था कि आप इसकी शादी मेरी बहन से ही करवा देते। माना कि उसको एक दफ़ा तलाक हो चुकी है, लेकिन इससे तो वो 1000 गुना बेहतर थी। उसके शौहर ने कहा कि हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस काली से तो मेरी साली ही बेहतर थी, कम से कम खूबसूरत तो थी। अब्बा ने कहा कि अपने अपने मशवरे अपने पास रखो, जो होना था वो हो गया। मेरे भाई ने कहा कि जो होना था वो हो गया नहीं अब्बा जी, इसका आपने रद्द-ए-अमल नहीं देखा। अपनी बीवी को देख के वो बेहोश हो गया। कल को क्या होगा? और फिर मर्द है, इसके पास हक है। अगर इसने इस लड़की को तलाक दे के अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो फिर आप क्या करेंगे? और बात तो सच है अब्बा जी, अगर हम इसकी जगह होते ना तो हम भी पहली रात ही तलाक दे देते। वो तो इतनी काली है कि उसे देख के डर लग रहा है। औरत तो किसी तरफ से लग ही नहीं रही। तब मेरे बाबा ने ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए और चुप भी हो गए। फौरन वहां से वापस भी आ गए। मेरे बाबा ने कहा कि अगर इसने सबा को तलाक दी तो मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा, इसको घर से निकाल दूंगा, डेरे तक भी कदम नहीं रखने दूंगा। और जिसने इसका साथ दिया और मुझे पता चला कि वो भी इसके साथ मिला हुआ था, उसके साथ भी यही रवैया करूंगा। सच तो यही था कि हमारा खानदानी घर था, ज़मीनें थीं, डेरा था और वो सब कुछ अभी भी अब्बा जी के हाथ में ही था। इसीलिए सब खामोश हो गए, वहां से वापस आ गए। मैं भी छत पे बैठा था।
वो मेरे पास वापस आए और कहने लगे कि देख, अब किस्मत तो अल्लाह लिखता है ना, जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं। तू एक काम कर, तू चला जा। देख, अल्लाह भी कहता है कि अगर बीवी पसंद ना हो तो उसे छोड़ो नहीं। हो सकता है उससे आपको नेक औलाद मिल जाए, हो सकता है उसके आने से आपकी ज़िंदगी में रिज़्क आ जाए। तो अपनी बीवी के पास चला जा, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं हैरान रह गया कि ये सारे तो काफिला बना के मेरे लिए इंसाफ मांगने निकले थे और वापस आकर मुझे ही तसल्लियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो गया उसे कबूल कर ले। मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी बीवी से कोई बात तक ना की और सो गया। मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता था। मेरी सारी ज़िंदगी ही ऐसी थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहा था और अब बस मुझे तो जैसे अपना गुस्सा निकालने के लिए ही कोई इंसान मिल गया था। मैं अपना गुस्सा बीवी पे निकालता, वो मुझसे प्यार से बात करती, मैं उसे डांट देता। वो मुझे कहती बात सुने तो मैं कहता कि क्या बात है, क्या मुसीबत है। यहाँ तक कि उसने मुझसे डरना शुरू कर दिया। वो डर डर के बोलती, सहम सहम कर बात करती, बस इतना ही कहती कि खाना बन गया है, खाना खा ले। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके खाने की तारीफ पूरे घर में होने लगी। बाकी भाभियों के खाने उसके हाथ के बनाए हुए खानों के आगे तो किसी जेल के खाने की तरह लगते थे और वो ऐसा खाना बनाती थी कि जैसे किसी महल में बन रहा है। अब तो मुझे उसके हाथ के खाने की आदत हो गई थी। एक दिन उसने खाना नहीं बनाया तो मैंने उसे डांट दिया और उसके मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। वो कहने लगी कि मुझे बड़ी भाभी ने कमरे से बुलाया था और कहा था कि आज के बाद तुमने खाना नहीं बनाना, तुम खाना बनाती हो तो हम सबकी बेइज्जती होती है। उन्होंने मुझे किचन से ही निकाल दिया, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। मैं खामोश हो गया, लेकिन फिर अब्बा जी ने भी शोर डाल दिया और कहा कि खाना तो सबा बेटी ही बनाएगी और तुम सब बाकी घर के काम करो, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर को साफ करना, जानवरों का ख्याल रखना, डेरे की सफाई करना। अब्बा जी ने ये सारे काम बाकी भाभीयों के जिम्मे लगा दिए और सबा के जिम्मे सिर्फ खाना बनाना लगा दिया। बाकी सबको भी उसे नफरत होने लगी, वो भी उसके खिलाफ चालें चलने लगे। उधर से मैंने भी उसका जीना हराम किया हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूं उस लड़की पे कि वो कुछ बोलती ही नहीं थी, खामोश रहती थी, सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। और बर्दाश्त करती भी क्यों ना, आखिर ठीक उसके अंदर ऐसा था ही क्या कि वो मेरे सामने जुबान खोलती। उसे पता था कि उससे तो किसी ने भी शादी नहीं करनी थी, किसी ऐसे मर्द ने भी उससे शादी नहीं करनी थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता। तो फिर मैं तो जवान था, खूबसूरत था। एक दिन मैंने देखा कि वो अब्बा जी के पास बैठी थी। उसने कहा कि आपने अपने बेटे के साथ साथ मुझे भी जुल्म किया है। अपने इतने खूबसूरत बेटे की शादी आपने मुझसे करवा दी। आपकी मेरे अब्बू से दोस्ती थी, आप घर में आते जाते थे। अब्बू भी तो आपको यही बताते थे ना कि मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी, लेकिन आपने कहा कि मैं अपने बेटे से इसकी शादी करवाऊंगा और आपने बहुत बुरा किया। उस वक्त मुझे बुरा लगा कि शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी और मेरी ज़िंदगी तो पहले से भी बुरी हो गई। पहले तो मुझे अपने ताने देते थे, अब तो मुझे मेरे ससुराल में भी ताने सुनने पड़ते हैं। मेरा शौहर भी मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता। आपने ये क्या कर दिया? मेरे अब्बा ने कहा कि बेटी सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसको भी वजह नहीं बताई कि आखिर उन्होंने ये सब किया ही क्यों था। मैंने सबा पे जुल्म बढ़ा दिया। मैं चाहता था कि मैं उस पे इतना जुल्म करूं कि वो खुद ही मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि मुझे अब्बू ने कहा था कि अगर मैंने तलाक दे दी तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे, लेकिन अगर खुद ही मेरी ज़िंदगी से निकल जाती तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं उस पे जुल्म करता ही चला जा रहा था, पर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब तो मैं उसे कहता कि वो ज़मीन पे सोया करे, वो भी बिना तकिए और चादर के, मेरे साथ बैठ के खाना ना खाया करे और मेरे से कुछ बात भी ना किया करे। उसको छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती तो मैं उसे नहीं ला के देता, पर मेरे बाबा उसे ला के दे देते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मुझे किसी काम से शहर जाना था। मैं शहर चला गया। वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात भी करनी थी जिससे मैं फ़ोन पे बातें करता था। वो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि शहर आ जाओ, मेरे घर मुझसे मिल लो। वो मेरी शक्ल सूरत पे मर मिटी थी। मैंने भी सोच लिया था कि मेरी बीवी ऐसी है तो मुझे हक है कि मैं किसी भी औरत से चक्कर चलाऊं, और ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे मेरी पसंद की बीवी तलाश करके दे देते
या कम से कम ऐसी जो बाकी भाइयों की बीवियों की तरह खूबसूरत तो होती, तो फिर मैं भी क्यों किसी और के पीछे जाता। लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। मैं बागी हो गया था। मेरी बीवी को भी पता चल गया कि मेरा किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन रख के बाथरूम में गया था और पीछे से कॉल आई। वो फ़ोन को उठा के रख रही थी, लेकिन उसका हाथ लगने से कॉल अटेंड हो गई और उसने लड़की की आवाज़ सुन ली। जब मैं बाथरूम से निकला तब भी मेरी गर्लफ्रेंड हेलो हेलो कर रही थी। उसके सामने ये बात आ गई, लेकिन मेरी आंखों में ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। मेरी बीवी रोती हुई वहाँ से चली गई। मुझे उसके रोने की भी कोई परवाह नहीं हुई। मैंने कहा कि रोती है तो रोती रहे। मैं दूसरे शहर चला गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहा था। होटल में खाना पीना कर रहे थे जब मुझे मेरे बाबा की कॉल आई और उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि सबा ने घर की छत से छलांग मार दी है। अभी मैं उनकी बात सुन ही रहा था कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी हमारी तरफ आई। मेरी वो दोस्त तो बच गई, लेकिन मैं उस गाड़ी की जद में आ गया। मैं होश में तो था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे काफ़ी सारी चोटें और ज़ख्म लगे हैं और मुझे मेरी टांग तो महसूस ही नहीं हो रही थी। जब मैं वापस आया तो सबा भी बिस्तर पर पड़ी थी और मैं भी। उसकी हालत मेरे से ज़्यादा बुरी थी और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश थी। उसे होश नहीं आ रहा था। उसे फिर से डॉक्टर के पास ले गए। बिलाखिर उसे होश तो आ गया, लेकिन वो भी मेरी तरह ही हो गई थी। उसको भी शायद पाँव पे चोट लगी थी। डॉक्टरों का कहना था कि ये किसी टेंशन में है, किसी जहनी दबाव में है। अगर ऐसे ही रहा तो दवाइयाँ इन पर असर नहीं करेंगी और इनके ज़ख्म नहीं भरेंगे। वो ऐसे बैठी थी कि जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। मेरे सारे भाई और भाभियाँ भी हम दोनों के लिए परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, एक ही वक्त में दोनों के साथ ये क्या मामला हो गया कि दोनों मियाँ बीवी ही चारपाई पर पड़ गए हैं। तब मेरे बाबा ने ऐसी बात बताई कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये जो करीम है ना, ये जब पैदा हुआ था तो इसके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया था। इसके साथ हमेशा से ही मसले मसाइल बनते थे। हम लोग भी उस बात को नहीं मानते थे। हम लोग कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि हर महीने 2 महीने बाद इसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था और ये हादसात अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि ये जवान भी हो गया। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि इसके ऊपर बहुत ही बुरा काला जादू करवाया गया है और वो भी किसी अपने ने करवाया है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत था और तुम्हारी माँ का 5वां बेटा भी था। और इसी बात से ख़ानदान वाले जलते थे कि उसने 5 बेटे पैदा कर दिए थे। 5 बेटे होने की वजह ही सी तो मुझे मेरे बाप की जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा भी मिला था। शायद इसीलिए जादू करवाया गया था। और जादू का तोड़ यही था कि उसकी शादी सबा जैसी लड़की से करवा दी जाए जो उसके साथ रहेगी तो उसके गमों को अपने अंदर समेट लेगी। लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो करीम के साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। हम लोग अभी भी उस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। हालांकि हुआ ऐसे ही था कि उधर से सबा ने छत से छलांग लगाई तो उधर करीम का भी एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो दूसरे शहर में बैठा था। शायद ये इत्तफाक था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एतकाद और हकीकत, इत्तफाक सब कुछ एक साथ इस तरह से उलझ जाता है कि हम ऐसी बातों पे भी यकीन करने लगते हैं कि जिनका कोई वजूद नहीं होता। शायद ये सब कुछ झूठ था, शायद किसी ने जादू नहीं करवाया था, शायद हमेशा से ही मेरी किस्मत ख़राब थी। लेकिन जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो हम लोग निकाह कर लेंगे, तो उसने मुझे कहा कि क्या पता तुम ठीक हो ही ना, मैं किसी लंगड़े इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं वाकई लंगड़ा हो गया था, क्योंकि मैं अपने पैरों पे तो खड़ा हो गया, लेकिन मेरी टांग में नक्स आ गया था और मैं चलता था तो महसूस होता था कि जैसे मेरी चाल नॉर्मल नहीं है। सबा भी ठीक हो गई। 3-4 महीने लगे हम दोनों को ठीक होने में। एक दिन वो मेरे पास बैठी थी, मेरी खिदमत वही करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझे वक्त पे दवाई देती थी, मेरे लिए हड्डियों का शोरबा बनाती थी, जबकि उसकी खुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखी थी, दिल नहीं देखा था। ये भूल गया था कि अगर शक्ल बहुत खूबसूरत हो लेकिन दिल अच्छा ना हो तो ऐसी शक्ल का क्या फ़ायदा। मोहब्बत तो इंसान दिल से करता है ना, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा कि मैंने तो आपकी किसी बात का बुरा ही नहीं मनाया,
बस यही सोचकर खुदकुशी करने लगी थी कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस तुम मेरे साथ रहो, ज़िंदगी को गुजार लेंगे। मैंने उसे दिल से कबूल कर लिया और उसके बाद से मेरे साथ हादसे होने बंद हो गए। हमारी ज़िंदगी भी बाकी भाइयों की तरह नॉर्मल गुजर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम कहें कि हमारे लिए मुश्किल है। सब कुछ ठीक जा रहा है। अल्लाह ने मुझे औलाद भी दे दी है। अभी भी हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के साथ तो हैं। याद रखें, ज़िंदगी का साथी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत होना चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।